जी, इलेक्टिव स्प्लीनेक्टमी में स्टेप्स देख लेते हैं। इसके लिए एक पिक्चर भी मैंने ऐड की थी, वो भी आपको दिखाऊंगी। पहले हम यहाँ से रीड कर लेते हैं। इलेक्टिव में ना, अब स्प्लीन जो है वो स्टमक के साथ भी अटैच है लिगामेंट की मदद से, किडनी के साथ भी अटैच है। तो सबसे पहले आपने गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट को ओपन करना है, क्योंकि इसके अंदर आपको गैस्ट्रिक वेसल्स मिलेंगी, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स। फिर आपने उनको लाइगेट कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्प्लीनिक वेसल्स को लाइगेट करना है, ठीक है। अब स्प्लीनिक वेसल्स जो है ना, वो पेंक्रियाज के ऊपर से गुजर कर स्प्लीन की तरफ आ रही होती हैं, तो आपने उनको लाइगेट कर देना है। उसके बाद आपने स्प्लीन की पोस्टीरियर सरफेस को एक्सपोज करना है, क्योंकि जो स्प्लिनोरिनल लिगामेंट है ना, वो पोस्टीरियर सरफेस पे मौजूद होता है। तो पोस्टीरियर सरफेस को एक्सपोज करने के बाद आपने उस लिगामेंट को डिवाइड करना है सीजर की मदद से, ठीक है। और फिर क्या करना है, हाइलम जो है वहां पर पेंक्रियाज की टिप आ रही होती है, तो उसको वहां से सेपरेट करना है। और एंड पे क्या कर देना है कि जितनी भी वहां पे वैसेस हैं, हाइलम वही चीज जगह होती है ना जहां से वैसेस इंटर हो रही हैं या बाहर आ रही हैं, सबको वहां से लाइगेट करके एंड पे स्प्लिन को रिमूव कर देना है। तो ये माइंड में एक आपके एक स्केच सा बना होगा, एक पिक्चर सी बनी होगी, उसको हम देखते हैं। इस पिक्चर की मदद से उसको सॉलिडिफाई करते हैं। ये स्टमक है, ये पेंक्रियाज है, नीचे कोलोन है, यहाँ पर स्प्लिन है, किडनी यहाँ पर नहीं दिखाया हुआ। यहाँ पर ना एग्जैक्टली जहाँ पर शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स है, यहाँ पर मौजूद होता है सप्लीनोस गैस्ट्रिक लिगामेंट, ठीक है। यहाँ पर सप्लीनो गैस्ट्रिक लिगामेंट होता है। अब जैसे ही इस लिगामेंट को हम खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो हमें अंदर ये शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स नजर आते हैं। इनको हम यहाँ से लाइगेट कर देते हैं। लेट्स सपोज यहाँ से लाइगेट कर दिया। उसके बाद ये हमें पेंक्रियाज के सुपीरियर बॉर्डर पे स्प्लीनिक वेसल्स नजर आती हैं, फिर हम इनको लाइगेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जो है वो स्प्लीन का ये जो पोस्टीरियर सरफेस है इसको एक्सपोज करके उस लिगामेंट को भी ओपन कर देते हैं, स्प्लीन को किडनी के साथ अटैच करता है। उसके बाद यहाँ पे हाइलम से हम टिप ऑफ पेंक्रियाज को सेपरेट करते हैं, और यहाँ पर जितनी भी हाइलम में वैसेस आ रही हैं जा रही हैं, उन सबको लाइगेट कर देते हैं। अभी हमारे पास स्प्लीन आ गई, उसको पकड़ के रिमूव कर देना है। तो ये आपने सीक्वेंस थोड़ा सा याद रखना है। इमरजेंसी स्प्लीनेक्टमी में भी तकरीबन तकरीबन यही चीजें की जाती है। फर्क सिर्फ ये है कि इमरजेंसी में पहले आप ये जो लिनो रिनल लिगामेंट है इसको ओपन करते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो स्प्लीनेक्टमी की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, अब वो ऑपरेशन के दौरान भी आ सकती हैं और पोस्ट ऑपरेटिव भी आ सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव को फर्दर हमने डिवाइड कर लिया अर्ली और लेट में। अगर हम ऑपरेशन के दौरान देखें तो क्या हो सकता है, सबसे पहले तो हेमरेज हो सकता है। इसीलिए हमने देखा था कि हमने प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन में ये देखना है कि पेशेंट की कोएगुलेशन प्रोफाइल करेक्ट है, ताकि उसको हेमरेज ना हो जाए ऑपरेशन के दौरान। बॉवल इंजरीज हो सकती हैं। अब जाहिर बात है, जब भी हम ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है वो सारे रिस्क पे होते हैं कि कहीं उनको डैमेज ना हो जाए, ठीक है ना। जैसे हमने पहले भी जितनी सर्जरीज पढ़ी, स्टमक से रिलेटेड सर्जरी पढ़ी, या हमने किसी भी ऑर्गन से रिलेटेड, तो हमने यही कहा कि जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है ना उनका डैमेज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद टेल ऑफ पेंक्रियाज की इंजरी, अब आपने पिक्चर में भी देखा था कि जो टेल ऑफ पेंक्रियाज है वो स्प्लीन के पास ही पड़ी होती है, तो यहाँ से टेल ऑफ पेंक्रियाज की इंजरी हो सकती है, नीचे कोलोन की हो सकती है, ऊपर स्टमक की हो सकती है। तो ये समझ आ रही है हमें चीजें। डायफ्राम की इंजरी हो सकती है। पोस्ट ऑपरेटिव अगर बात करें तो सबसे पहले जो है वो सबसे कॉमन होता है कि पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, एटेलेक्टेसिस, नमूनिया, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं। सब फ्रीनिक एप्सिस बन सकती है, यानी डायफ्राम के नीचे एप्सिस बन गई, जो वूंड है वहां पर, लाइक आपने ओपन सर्जरी किया तो वहां पे एक इंसिजन होगा, उसका वूंड होगा, उसका इन्फेक्शन हो सकता है, हीमाटोमा बन सकता है, पोस्ट ऑपरेटिव इलियस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है ये अर्ली कॉम्प्लिकेशन में आ जाती हैं। मतलब अर्ली को भी आप इस तरह से याद रखें कि लंग्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, या एब्सिस बन सकती है, या उस वूंड का इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हम लेट की बात करें तो लेट में बहुत इंपॉर्टेंट है अपॉर्चुनिस्टिक पोस्ट स्प्लीनेक्टमी इन्फेक्शन। आप सबको पता होगा, बल्कि अभी मैंने बताया है कि स्प्लीन के ऑपरेशन से पहले, स्प्लीनेक्टमी से पहले हमने 2 वीक्स बिफोर वैक्सीनेशन करनी होती है उस पर्सन की, ठीक है। क्यों हमने वैक्सीन की थी, क्योंकि हमने उसको बैक्टीरिया से बचाया था, इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया से। अब लेट्स सपोज कि उस पर्सन की वैक्सीनेशन नहीं हो पाई, या वैक्सीनेशन के बावजूद क्या हुआ कि जब ऑपरेशन के बाद उसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो गए, ठीक है। ये थोड़ी लेट कॉम्प्लिकेशन है। पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, नॉन स्पेसिफिक फ्लू के साथ आ जाते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सिम्टम बढ़ जाती है, सबसे तक बात चली जाती है, और इवन अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो उसकी डेथ भी हो सकती है। अब मैंने कहा लेट कॉम्प्लिकेशन है, तो आपने सोचा होगा कितनी लेट, तो ये 2 इयर्स तक भी जा सकते हैं। 2 इयर्स के अंदर अंदर ये कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, ठीक है, अगर आनी हो तो। अब इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया मैंने नाम भी बताया था, एच इन्फ्लुएंजा, मेनिंजाइटिस या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये वाले सारे बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करा देते हैं, डिफरेंट डिजीजेस करा देते हैं, ठीक है। यंगर पेशेंट में इसका रिस्क ज्यादा है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। और इसका आपने क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट क्या है कि अर्ली रिकॉग्निशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर अर्ली डायग्नोसिस ना बना तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। और उसके बाद आपने हाई डोज एंटीबायोटिक दे देनी है, और अदर जो भी सपोर्टिव मेजर है वो करने हैं, ताकि पेशेंट जो है वो ठीक हो सके और डेथ की तरफ ना आ जाए। प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, अब आपने उस वक्त का तो इंतजार नहीं करना ना कि पेशेंट हमारे पास अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन करवा कर आए तो तभी हम उसको ट्रीट करें। हम इसको प्रिवेंट करने की भी कोशिश करेंगे। तो प्रिवेंट कैसे करेंगे, हम वैक्सीनेशन करेंगे, हम प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। प्रोफाइलेक्सिस एंटीबायोटिक्स का क्या सीन है कि अगर किसी बच्चे की सर्जरी होने लगी है, 5 ईयर से छोटा है वो बच्चा, ठीक है, उसको डेली प्रोफाइलेक्टिक डोज देनी है पेनिसिलिन की 10 ईयर्स तक।
लाइक एक बच्चा है, उसकी स्प्लीनेक्टमी हुई है, तो अब अगर वो 5 साल से कम, लाइक 4 इयर्स उसकी एज थी, तो अब वो 6 ईयर कंटिन्यूसली क्या करेगा, पेनिसिलिन लेगा, क्योंकि जब तक उसकी एज 10 इयर्स नहीं हो रहा थी उसको डेली पेनिसिलिन की डोज देनी है। वो ये क्यों ले रहा है, ताकि उसको इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आके इन्फेक्ट ना कर दे, उसको ये जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है जो कि बाद में होने थे स्प्लीनेक्टमी की, ये ना हो जाए, ठीक है। अगर ओल्डर चिल्ड्रन है तो तब उसको 16 ईयर, लाइक उसकी एज 7 ईयर्स थी सर्जरी के टाइम पे, तब उसको 16 ईयर्स तक ये प्रोफाइलैक्सिस लेनी है। वैक्सीनेशन अगर देखी जाए तो वैक्सीनेशन मैंने बता दिया, न्यूमोकोकस के अगेंस्ट, इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट, इन सब के वैक्सीनेशन देनी है, लेकिन 2 वीक्स बिफोर सर्जरी देनी है, ठीक है। और जो न्यूमोकोकल की वैक्सीन है उसको रिपीट भी करना है, मेनिंजोकोकल को रिपीट भी करना है आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, ठीक है। और ये चीज भी बता दी कि अगर इमरजेंसी स्प्लीनेक्टमी है तो आपने एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर सर्जरी जो है वो वैक्सीनेशन कर देनी है, लेकिन हॉस्पिटल डिस्चार्ज से पहले पहले। मलेरिया का प्रोफाइलेक्सिस भी देना पड़ता है, वो पेशेंट जिसकी स्प्लीनेक्टमी हुई हो और वो मलेरियल इंडेमिक एरिया में रहता हो, तो तब आपने उसको एंटी मस्किटो बैरियर यूज करने का कहना है, कि वो जो नेट्स वगैरह होते हैं या वो सारी चीजें जो है वो यूज करनी है, मच्छर से बचना है। चले, ये स्प्लीनेक्टमी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो ये मैंने आपको डिटेल में कवर करवाया, मेरे साथ इसको रिवाइज करना है जल्दी से, ताकि हमें अच्छे से चीजें याद हो जाए। तो हमने स्प्लीनेक्टमी की बात की कि स्प्लीनेक्टमी क्या है, डिसिप्लिन को रिमूव कर देना। अब इसकी इंडिकेशंस क्या है, इसकी इंडिकेशन में ट्रोमा आ जाता है, ब्लंट ट्रोमा है या पेनिट्रेटिंग इंजरी है या कोई आर्ट्रोजेनिक इंजरी है। उसके बाद इसकी इंडिकेशन में डब्ल्यूबीसी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, कंजेनिटल भी हो सकते हैं, क्वार्ड भी हो सकते हैं, हेरिडिटरी सिफिलोसाइटोसिस, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, बहुत आसान है, हमारे फिंगर टिप्स पे है। प्लेटलेट के डिसऑर्डर हो सकते हैं जिसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा आ जाता है, वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा इडियोपैथिक भी हो सकता है और वो थ्रोम्बोटिक भी हो सकता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी के डिसऑर्डर आ जाते हैं जिसमें लिम्फोमा, होजकिन डिजीज, ये सारी आ जाते हैं। उसके बाद मिसलेनियस भी हो सकते हैं, लाइक अगर स्प्लीन में एब्सिस है, अगर स्प्लीन में सिस्ट है, अगर पोर्टल हाइपरटेंशन है। प्रिपरेशन क्या करनी है, प्रिपरेशन आपने कोएगुलेशन प्रोफाइल देखनी है, आपने डीवीटी का प्रोफिलैक्सिस देना है, आपने एंटीबायोटिक और वैक्सीनेशन देनी है। इनकी जो डिटेल्स है मैंने बता दी कि वैक्सीनेशन 2 वीक बिफोर सर्जरी देनी है, इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट देनी है। कोई आपसे नाम पूछ सकते हैं तो आपने याद रखना है, एच इन्फ्लुएंजा आ जाता है, मेनिंजोकोकस आ जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस आ जाता है, न्यूमोकोकस आ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, इलेक्टिव स्प्लीनेक्टमी का सारा सीक्वेंस बता दी, जो पिक्चर मैंने दिखाई थी उसको याद रखना है कि गैस्ट्रोस्प्लीन लिगामेंट को ओपन किया और शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज को लाइगेट किया, फिर स्प्लीनिक आर्टरीज को लाइगेट किया, फिर जो लिनोरिनल लिगामेंट है उसको ओपन किया, और फिर एंड पे क्या किया कि हाइलम पे सारी वेसल्स को लाइगेट किया और स्प्लीन को रिमूव कर लिया। अच्छा, स्प्लीनेक्टमी की कॉम्प्लिकेशन इंट्राऑपरेटिव क्या हो सकती है, वुंड का सॉरी टेल ऑफ पैंक्रियाज की इंजरी, मतलब सारे सराउंडिंग स्ट्रक्चर की इंजरी हो सकती है, या हैमरेज हो सकता है। पोस्ट ऑपरेटिव में अर्ली और लेट है। अर्ली की बात करें तो लंग्स आपने सबसे पहले याद रखने हैं, उसके बाद सबफ्रेनिक एब्सिस हो सकती है, वुंड का इन्फेक्शन हो सकता है, पोस्ट ऑपरेटिव इलियस हो सकती है। लेट की बात करें तो उसमें एक ही आती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉर्चुनिस्टिक जो है वो इन्फेक्शन हो सकते हैं पोस्ट प्लेनेक्टमी, वो 2 इयर्स तक हो सकते हैं, 2 इयर्स से पहले पहले हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में क्या करना है, इस केस में प्रिवेंशन ये है कि आप वैक्सीनेशन कर दो। चले, ये हमने डिटेल में कवर कर लिया। अब अगर नेक्स्ट देखें तो इस चैप्टर में कुछ भी ऐसी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमने जो चैप्टर डिस्कस करना है दैट इज हिपैटोबिलियरी सिस्टम। अब हिपैटोबिलियरी सिस्टम में ना क्या चीजें आ रही है, इसमें आपका जो है वो गोल ब्लैडर आ जाता है, आपकी जितनी डक्ट्स हैं लाइक हेपेटिक डक्ट्स, कॉमन बाइल डक्ट, सिस्टिक डक्ट्स, ये सारी आ जाती हैं। इनको हमने डिस्कस करना है। इनको डिस्कस करने से पहले ये देख लेते हैं इन्वेस्टिगेशंस ऑफ बिलियरी ट्री के। बिलियरी ट्री की ना आपने कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करानी है, लाइक आप डोकोलिथियासिस पढ़ोगे, आप कोलीलिथियासिस पढ़ोगे, आप कोलिसिस्टाइटिस पढ़ोगे, कोई भी अगर इस तरह की डिजीज होगी, हिपैटोबिलियरी सिस्टम की डिजीज होगी, तो आप कैसे इन्वेस्टिगेट कराओगे। आप सबको याद होगा, जैसे मैं आपको कल लिवर पढ़ा रही थी, हमने डिटेल में लिवर डिस्कस किया, तो मैं उसमें बार बार एक चीज कह रही थी कि लिवर की जितनी भी तकरीबन डिजीजेज है ना, चाहे वो सिस्ट हो, चाहे वो एब्सिस हो, चाहे वो लिवर का कोई मिलिग्नेंसी हो, तो उस केस में हम ज्यादा सिटी स्कैन की तरफ जा रहे थे, क्योंकि सिटी स्कैन हमें बहुत प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दे रहा था। तो हमारे माइंड में एक स्केच बन गया था कि लिवर की जो भी डिजीज होगी उसमें हम बेसिक टेस्ट लाइक सीबीसी करवाने के बाद या जो भी इस तरह कराने के बाद, अल्कलाइन फॉस्फेटेस का लेवल करवाने के बाद, अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद हम सिटी स्कैन की तरफ जाते हैं। तो वो एक स्केच था हमारे माइंड में। बिल्कुल वैसे ही मैं चाह रही हूँ कि बिलियरी ट्री की इन्वेस्टिगेशन का एक आपके माइंड में स्केच बन जाए, उसके बाद फिर हम फर्दर डिजीज को स्टार्ट करें। तो पहले इसमें आ जाता है रेडियोग्राफ एब्डोमेन, क्या आप सिंपली एक्सरे करवा लोगे एब्डोमेन का। अब एक्सरे पे आपको सारे स्टोन्स नजर नहीं आते, ये चीज याद रखनी है। ये इतना आसानी है कि भाई पेशेंट आया एक्सरे करा लो, सिर्फ 10% जो गोल्ड स्टोन है वो रेडियो पेक होते हैं, वो एक्सरे पे नजर आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी को प्रोसिलिन गोल्ड ब्लैडर है वो एक्सरे पे नजर आ सकते हैं, ठीक है। और ये प्रोसिलिन नजर आना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, तो ये गोल्ड ब्लैडर के कैंसर की तरफ जा सकते हैं, इसलिए अगर हम इसको टाइम पे डायग्नोस कर लेंगे तो कैंसर से बच जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी अल्ट्रासाउंड की तरफ। ये तो एक्सरे था ना कि 10% तक स्टोन नजर आ सकते हैं और प्रोसिलिन गोल्ड ब्लैडर नजर आ सकते हैं। अल्ट्रासाउंड की अगर बात करें तो ये भी हमें गोल्ड ब्लैडर के स्टोन्स दिखाती है। इसके अलावा ये बाइल डक्ट के स्टोन, मतलब अगर कहीं भी उस जगह पे स्टोन है तो वो दिखा देती है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
कोलिसिस्टाइटिस की टिपिकल फाइंडिंग हमें अल्ट्रासाउंड पे नजर आती है। अगर किसी को एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है ना, उसकी टिपिकल फाइंडिंग दो होती है, एक तो गोल ब्लैडर की वॉल थिक हो जाती है, दूसरा पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड आता है, फ्री फ्लूइड वहां पे नजर आता है। तो ये दो टिपिकल फाइंडिंग है कि हमें अल्ट्रासाउंड पे नजर आ जाती है कोलिसिस्टाइटिस की। सिटी स्कैन की बात करें तो सिटी स्कैन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेलिग्नेंसी के केस में, मेलिग्नेंसी की स्टेजिंग के केस में, अगर कोई मेट्स देखनी है उस केस में, ठीक है। तो सिटी हमेशा मेलिग्नेंसी से रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट आती है जी एमआरसीपी ईआरसीपी। इन दोनों को लेकर स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने याद रखना है कि जो एमआरसीपी है ना, वो एमआरआई की एक समझ ले डोमेन। इसमें क्या करते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हुए एक इमेज ले लेते हैं, ठीक है। इमेज हमें बहुत एक्सीलेंट इमेज मिलती है, हमें समझ आ जाती है कि क्या कोई बिल्कुल चैनल में कोई मसला चल रहा है या नहीं चल रहा, कहीं डायलेटेशन तो नहीं हुई, कि स्ट्रक्चर तो नहीं बन गया, इस तरह की चीजें हमें समझ आ जाती है। पेशेंट को इन्वेट कुछ नहीं किया, नॉन इन्वेसिव टेक्निक है, सिर्फ हमने उसको इमेज लिया है। ईआरसीपी जो है ना, ये इन्वेसिव टेक्निक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इमेज भी ले सकते हैं और इसमें हम ट्रीट भी कर सकते हैं, थेराप्यूटिक भी है। अगर कोई स्टोन पड़ा है तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अब पहली चीज आ जाती है कि एमआरसीपी तो समझ आ गया कैसे परफॉर्म करते हैं, कि मैग्नेटिक फील्ड होगा, पेशेंट उसमें लेट जाएगा और उसमें इमेज आ समझ आ रही है। लेकिन ईआरसीपी कैसे परफॉर्म करते हैं ये देखते हैं। ओहो, अच्छा, ईआरसीपी देखने से पहले ये देखें, ये ना एक पिक्चर ऐड की थी, सिर्फ एक आपके माइंड में स्केच है। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप सबके माइंड में ये स्केच ऑलरेडी मौजूद होगा, बट चलिए इसको रिवाइज करने के लिए, ये लिवर है, राइट लोब और लेफ्ट लोब। लिवर में ये बनती हैं जी राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, दोनों मिलकर बना देती हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट जब मिलती है सिस्टिक डक्ट से तो यहाँ पर बन जाती है कॉमन बाइल डक्ट। अब सिस्टिक डक्ट कहाँ से आ रही है, गोल ब्लैडर से आ रही है। कॉमन बाइल डक्ट जब मिलती है पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ तो वो यहाँ पर ड्यूडेनम में ओपन हो जाती है, उस जगह पे एक स्फिंक्टर होता है जिसको स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा एक स्केच आपके माइंड में बन गया। अब आ जाए ईआरसीपी की तरफ। ईआरसीपी में क्या करते हैं, यहां से आपने क्या किया, पेशेंट को पहले तो आपने लेटा देना है, उसके बाद आपने एक एंडोस्कोप लेनी है, एंडोस्कोप को आपने माउथ में इंसर्ट करना है और उसको नीचे लेके आना है इसोफिगस में, इसोफिगस से स्टमक में, स्टमक से आपने उसको ले आना है डूडेनम में। अब डूडेनम में आपको मैंने ये दिखाया स्केच, डूडेनम में मैंने दिखाया कि यहाँ पर ओपनिंग होती है, वो ओपनिंग पैंक्रियाटिक डक्ट की तरफ भी जा रही है, वो ओपनिंग ऊपर कॉमन बाइल डक्ट की तरफ भी जा रही है। अब आपने एंडोस्कोप को यहाँ तक लिए हैं, उसके बाद आपकी मर्जी है, आप पैंक्रियाटिक डक्ट को पहले चेक कर लें, फिर आप ऊपर कॉमन बाइल डक्ट को चेक कर लें। उन दोनों में अगर कहीं पे स्टोन होगा या कोई मसला होगा, डायलेटेशन होगी, कुछ भी होगा, तो आपको बड़ी आसानी से नजर आ जाएगा। लेट्स सपोज आपको स्टोन नजर आ गया तो आपने एंडोस्कोप तो डाली हुई है, आप साथ ही स्टोन को रिमूव भी कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसके थेराप्यूटिक इंडिकेशंस भी होती हैं, बड़ा आसान प्रोसीजर है। अब देख लेते हैं कि थेराप्यूटिक इंडिकेशन इसकी क्या है। तो अगर हमने स्टोन रिमूव करना है, हम ईआरसीपी कर सकते हैं। अगर कोई स्ट्रक्चर मौजूद है तो हम बैलून कैथेटर की मदद से स्ट्रक्चर को डायलेट भी कर सकते हैं। हम स्फिंक्ट्रोटमी भी कर सकते हैं, ठीक है। स्फिंक्ट्रोटमी क्या है कि जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई आपको दिखाया था, अगर उसमें कोई स्टोन वगैरह है जिस वजह से वो ब्लॉक हो गया है, मैं दोबारा दिखाती हूँ। ये वाला जो स्फिंक्टर अगर ये ब्लॉक हो गया किसी स्टोन की वजह से, तो इसको भी स्फिंक्ट्रोटमी कहते हैं। स्फिंक्टर को खोल सकते हैं, स्टोन को रिमूव कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट साइटोलॉजिस्ट में हम क्या करते हैं, हम थोड़े बहुत सेल ले लेते हैं सीबीटी के, पैंक्रियाटिक डक्ट के, और बाद में उसका हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवा लेते हैं, ठीक है। और हम स्टेंट भी पास कर सकते हैं। तो ये बड़ी आसान है, स्टोन रिमूवल है, चाहे वो स्टोन रिमूव स्फिंक्टर से करना हो, चाहे सीबीटी से करना हो, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे ब्लड साइटोलॉजी कर सकते हैं और स्टेंट पास कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आती है जी पीटीसी। पीटीसी क्या है, परक्यूटेनियस ट्रांसहिपैटिक कोलेंजियोग्राफी। इसमें क्या करते हैं, ये तब करनी है अगर कोई ईआरसीपी फेल हो जाए, तब आप पीटीसी की तरफ आओगे। पेशेंट को सुपाइन लिटा देना है और नीडल इंसर्ट करनी है जी लिवर पे, लिवर के एरिया में। नीडल इंसर्ट की, नीडल जो है वो लिवर कैप्सूल से भी गुजरेगी, वो लिवर तक चलेगी, ठीक है। उसके सॉरी, अच्छा, नीडल इंसर्ट कर दी, लिवर तक चली गई। उसके बाद आपने क्या किया, आपने जैसे नीडल जो है वो बिल्कुल करेक्टली पोजीशन होगी तो आपने जो स्टिलेट है उसको निकाल देना है। स्टिलेट को निकालने के बाद नीडल के साथ सिरिंज को जोड़ देना है। इसके आपको यूट्यूब वीडियो वगैरह देख लीजिएगा। नीडल के साथ सिरिंज को अटैच कर देना है। सिरिंज में आपने क्या फील किया हुआ है, सिरिंज में फील किया हुआ है कॉन्ट्रास्ट मीडिया। अब आप क्या करोगे, आप उस मीडिया को, आप नीडल को किसी डक्ट की तरफ ले जाओगे, बाइल डक्ट की तरफ, और उस कॉन्ट्रास्ट मीडिया को आहिस्ता आहिस्ता उस डक्ट में इंजेक्ट कर दोगे, ठीक है। इसके अलावा कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करने का फायदा ये होगा कि आपको एक स्कैन पर पता चल जाएगा कि कहां पर, जहां तक कॉन्ट्रास्ट जा रहा है वहां तक तो ठीक है, कहीं पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कहीं पे कोई डायलेटेशन तो नहीं है, ये चीजें समझ आ रही है। इसके अलावा वहां से बिलरी सैंपल भी ले सकते हो, बाइल का सैंपल भी ले सकते हो, ठीक है। इसकी भी आई गेस मैंने इमेज ऐड की थी, पीटीसी की नहीं की, मुझे लगता है मैं भूल गई। लेकिन आप इसकी कोई यूट्यूब वीडियो देख लेना या आप गूगल से देख लेना, और अगर आप चाहो तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। समझ आपको आ गई कि नीडल इंसर्ट की और उसके पीछे सिरिंज को अटैच कर दिया। रेडियो आइसोटोप स्कैनिंग में टेक्नीशियन को यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, आप उसको जो है इंट्रावेनसली इंजेक्ट कर देते हो जो आपका लिवर सेल्स है। अच्छा, आप लोगों को याद होगा तो कल भी हमने टेक्नीशियन का जिक्र किया था। जिन लोगों ने बहुत गौर से
कल का लेक्चर सुना होगा, उनको याद होगा कि जब हम पढ़ रहे थे ना कि लीवर में हेपेटिक एडिनोमा को और एफएनएच को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो वहां पे मैंने आपको टेक्नीशियन का बताया था, ठीक है। अच्छा, अगेन इस तरह से एक्टिव रिकॉल करते रहा कर चीजें याद रहती हैं। अब टेक्नीशियम यहाँ पे हम क्यों यूज करें कि जैसे हम इंजेक्ट कर देते हैं तो जो लीवर के रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल है वो उसको ले लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसको बाइल में एक्सक्रीट करना शुरू कर देंगे। अब जहां तक टेक्नीशियम हमें जाता नजर आएगा, जहां तक हमें ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जाती नजर आएंगी, हमें समझ आएगी यहाँ तक डक्ट खुली हुई है, जहां पर हमें लाइक अगर गोल ब्लैडर है, गोल ब्लैडर तक बाइल ने लीवर से निकलने के बाद गोल ब्लैडर में जाकर स्टोर होना है ना, तो नॉर्मली 30 मिनट हमने इंजेक्ट किया रेडियो एक्टिव आइसोटोप को और 30 मिनट तक हमें गोल ब्लैडर में आइसोटोप नजर आना शुरू हो जाते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर किसी पर्सन में नजर नहीं आए, 40-50 मिनट के बाद में नजर नहीं आए, तो उसका मतलब है कि उसकी गोल ब्लैडर तक जो डक्ट आती है वो ब्लॉक्ड है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ब्लॉकेज का पता चल जाता है। ये सारी इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको बता दी है। अब हम चलते हैं डिजीज की तरफ। इन्वेस्टिगेशन हमारा वो सारा स्केच माइंड में बन गया, तो डिजीज पढ़ते में बहुत आसानी होगी। सबसे पहले आ जाती है जी कोलिलिथियासिस। कोलिलिथियासिस क्या होता है कि गोल स्टोन, गोल ब्लैडर में तो स्टोन्स बनते हैं। अब ये कॉमनेस्ट पैथोलॉजी है, आप सबको अब तक ये तो समझ आ गया होगा कि बहुत कॉमन पैथोलॉजी है बिलियरी चैनल्स की। अच्छा, उसके बाद इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स हो सकते हैं, पिगमेंट स्टोन हो सकते हैं और मिक्स्ड स्टोन हो सकते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स हैं वो एज जैसे से इंक्रीज होती है उनका जो है वो आप समझ ले कि इंसिडेंस इंक्रीज करते हैं। अब ये फीमेल जेंडर में ज्यादा कॉमन है, ओबीस फीमेल में ज्यादा कॉमन है और वेस्टर्न डाइट। अब इसमें 4F याद रखने होते हैं कि फीमेल अबव 40, मैंने कहा इंक्रीजिंग एज के साथ इसका इंसिडेंस बढ़ता है, और फैटी यानी ओबीस और फर्टाइल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब जो आ जाती है जो नेक्स्ट पिगमेंट स्टोन आ जाते हैं। पिगमेंट स्टोन जो है ना वो दो तरह के होते हैं, ब्लैक और ब्राउन। अब इनमें डिफरेंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दोनों का कॉज जरा डिफरेंट है। जो ब्लैक है ना, ब्लैक स्टोन तब बनेगा जब हीमोलिटिक डिसऑर्डर होंगे, लाइक बहुत ज्यादा आरबीसी की ब्रेकडाउन हो रही है, बहुत ज्यादा बिलिरुबिन बन रहा है, तो वो ब्लैक स्टोन बना देगा, ठीक है। जैसे हेरिडिटरी सिफिलोसाइटोसिस है, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इनमें बहुत ज्यादा बिलिरुबिन बन रही होती है। और जो ब्राउन सिगमेंट है ना, ये तब बनेंगे, ब्राउन पिगमेंट ये तब बनेंगे जब बिलियरी ट्री का इन्फेक्शन होगा, ठीक है। बिलियरी ट्री का इन्फेक्शन हम कौन करा सकते हैं, कोई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, इकोलाई, क्लैप्सिला वगैरह, ये बिलियरी ट्री का इन्फेक्शन करा देते हैं। इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया ना वहाँ पे बीटा ग्लूक्रोनिडेज इंजाइम रिलीज करते हैं, ये इंजाइम बिलिरुबिन की करा देते हैं डीकॉन्जुगेशन। डीकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन है वहाँ पे प्रेसिपिटेट होकर जमा होना शुरू हो जाती है, तो स्टोन बना दे। तो ब्राउन पिगमेंट इन्फेक्शन की वजह से और ब्लैक पिगमेंट हीमोलिसिस की वजह से बनेगा। गोल्ड स्टोन बन गए, कोलिलिथियासिस हो गया, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। मोर देन 80% केसेस में ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है, कुछ भी नहीं पता भी नहीं चलता, इंसिडेंटल फाइंडिंग ही हो सकती है। उसके अलावा ये बिलियरी कोलिक करा सकते हैं। अगर ये जो है वो एसिम्प्टोमेटिक ना हो तो फिर ये कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, कोलिसिस्टाइटिस के साथ, एक्यूट या क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस के साथ, इम्पाइमा गोल ब्लैडर के साथ, म्यूकोसील परफोरेशन गोल ब्लैडर करा सकता है, गेंग्रीन हो सकती है और इवन कार्सिनोमा हो सकता है गोल ब्लैडर का। ये सब कुछ तब होगा अगर स्टोन गोल ब्लैडर में होगा। अगर स्टोन बाइल डक्ट में होगा तो बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाएगा। या बाइल डक्ट का भी जैसे गोल ब्लैडर में कोलिसिस्टाइटिस हो रहा था, बाइल डक्ट में कोलेंजाइटिस हो जाएगा, ठीक है। जैसे गोल ब्लैडर का कैंसर हो रहा था तो बाइल डक्ट के कैंसर को हम कोलेंजियोकार्सिनोमा कहते हैं। और अगर ये स्टोन इंटेस्टाइन तक चला गया तो गोल स्टोन इलियस करा देगा, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस हमने कहा कि कुछ केसेस में जो स्टोन्स हैं वो कोलिसिस्टाइटिस की तरफ चले जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कोलिसिस्टाइटिस कब होगा, जब जो स्टोन है वो गोल ब्लैडर नेक में जाके इंपैक्ट होगा, गोल ब्लैडर नेक में इंफेक्शन की वजह से कोलिसिस्टाइटिस हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब वो नेक में जाके इंपैक्ट हो गया ना तो अब जो फ्लो था वो रुक गया बाइल का, तो जो पीछे गोल ब्लैडर है वो ऐसे ऐसे हाइपरीमिक होता जा रहा है, एडिमेटिस होता जा रहा है, टेंस हो रहा है, ठीक है। फीचर्स इसके क्या होंगे, पेशेंट आपके पास आएगा राइट अपर क्वाड्रेंट पेन के साथ, और वो पेन जो है वो टिप ऑफ राइट शोल्डर की तरफ जा रही होगी। उस एरिया में टेंडनेस, जब आप एग्जामिनेशन करोगे तो आपको उस एरिया में टेंडनेस मिलेगी। एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग इंपॉर्टेंट है, फीवर भी होगा, माइल्ड जॉन्डिस हो सकता है। मर्फी साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने अभी तक बहुत दफा परफॉर्म भी कर लिया होगा, 3rd ईयर में, 4th ईयर में, अब फाइनल ईयर में भी किया होगा। इसमें क्या करते हैं कि हमें पता है हम एब्डोमेन को पहले सुपरफिशियल पैल्पेट करते हैं, फिर डीप पैल्पेशन करते हैं। तो जब हम डीप पैल्पेशन कर रहे होते हैं ना और हम अपर क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, राइट अपर क्वाड्रेंट में, तो जब वहां पे डीप पैल्पेट करते हैं तो वो होता क्या है कि जो पेराइटल पेरिटोनियम ना वो जाके टच करती है गोल ब्लैडर के साथ। अब गोल ब्लैडर इस वक्त इन्फ्लेम्ड है तो पेशेंट को इतना दर्द होता है, उसको पेन होती है, वो अपनी सांस जो है वो उसको रोक लेता है, इंस्पायरेटरी अरेस्ट हो जाता है, तो उसको मर्फी साइन कहते हैं, ठीक है। इससे में कंफर्म हो जाता है कि कोलिसिस्टाइटिस का केस है। अच्छा, नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन आ जाती है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमारे पास सबसे पहले आ जाती है ल्यूकोसाइटोसिस। जैसे आप लोग को याद होगा कल जब हम डिस्कस कर रहे थे इन्फ्लेमेशन की डिस्कशन कर रहे थे, जो पायोजेनिक कैप्सिस बन रही थी लीवर में या जो अमीबिक कैप्सिस बन रही थी, तो उनमें भी ल्यूकोसाइटोसिस हो रहा था, तो यहाँ पे भी ल्यूकोसाइटोसिस हो रहा है। उसके बाद मैंने जब आपको स्टार्टिंग में इन्वेस्टिगेशन बताई बिलियरी चैनल की, तो मैंने कहा था कि अल्ट्रासाउंड पे इसकी बड़ी टिपिकल फाइंडिंग मिलती है कोलिसिस्टाइटिस की। वो टिपिकल फाइंडिंग क्या होती है, एक तो इसकी वॉल थिकनेस इंक्रीज कर जाती है, दूसरा इसमें पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड मिलता है, ठीक है।
और तीसरा, इसमें आप अल्ट्रासाउंड करते हुए भी आपको मर्फी साइन पॉजिटिव मिलेगा। जब आप अल्ट्रासाउंड के प्रोब को लेकर जाओगे उस एरिया में, तो वहां पे भी जब उसको थोड़ा सा प्रेस करोगे तो पेशेंट इंस्पायरेटरी अरेस्ट कर लेगा। अब मैं आपको अल्ट्रासाउंड दिखा देती हूँ, अल्ट्रासाउंड दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हमें क्या टिपिकल फाइंडिंग मिलती है। ये देखें, वॉल जो है बहुत थिक हो जाती है गोल ब्लैडर की, और यहाँ पे आपको फ्री फ्लूइड नजर आ रहा है, पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड। तो ये दो जो है टिपिकल फाइंडिंग्स होती हैं अल्ट्रासाउंड अगर हम करा लें कोलिसिस्टाइटिस के केस में। नेक्स्ट आ रही थी रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैन, हाइडा स्कैन जो है ये आप समझ लें कि गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है। इस केस में क्या होता है कि हमें दिखा देता है हाइडा स्कैन की गोल ब्लैडर की फिलिंग ही नहीं हो रही, नॉन फिलिंग गोल ब्लैडर, तो समझ आ जाती है हमें कि स्टोन पड़ा हुआ है वहां पर, उस स्टोन की वजह से गोल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो गया, कोलिसिस्टाइटिस हो गया। सीक्वल क्या होगा, जैसे हमने भी देखा था ना कि सीक्वल कोलिलिथियासिस का क्या हो सकता है। कोलिलिथियासिस का सीक्वल था कि कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है और एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है और इम्पाइमा गोल ब्लैडर हो सकता है, म्यूकोसील हो सकता है, गैंग्रीन, परफेक्ट। तो वही सारी चीजें यहाँ पर है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। या खुद ब खुद ठीक हो सकता है, या इम्पाइमा की तरफ जा सकता है, म्यूकोसील की तरफ जा सकता है, ये वही सारी चीजें। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है कोलिसिस्टेक्टमी। आपने वार्ड में देखा होगा, रोटेशन के दौरान देखा होगा कि जो कोलिलिथियासिस के क्या कहते हैं कोलिसिस्टाइटिस के जितने भी पेशेंट आते हैं उनका हम कोलिसिस्टेक्टमी ही हमें करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को पहले रिससिटेट करना है, उसको एनपीओ कर देना, कुछ नहीं वो ले रहा। अच्छा, उसके बाद उसका क्या करना है, एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक्स और आईवी फ्लूइड उसको दे देने हैं। और कोलिसिस्टेक्टमी की टाइमिंग पे बहुत ज्यादा डिबेट चल रही है। कुछ कहते हैं कि जैसे आपके पास कोलिसिस्टाइटिस का पेशेंट आया तो आपने उसकी फौरन से अर्ली कोलिसिस्टेक्टमी कर देनी है, यानी आपने 2 से 3 दिन बस देखने हैं और रिससिटेट किया और उसमें कोलिसिस्टेक्टमी कर दी। कुछ कहते हैं कि फौरन से कोलिसिस्टेक्टमी नहीं करनी चाहिए, बल्कि पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे रखना चाहिए, उसको एंटीबायोटिक देते जाओ, उसको एनाल्जेसिक देते जाओ, उसको आईवी फ्लूइड देते जाओ। उसके बाद कोई 6 से 10 हफ्तों के बाद जब उसकी इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाए और जब गोल ब्लैडर अपनी पहली वाली हालत में वापस आना शुरू हो जाए, तब आपने कोलिसिस्टेक्टमी करनी है, जो आसान होती है उस वक्त करनी, तो उसको इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी कहते हैं। अब दोनों के अपने अपने पॉइंट है। अर्ली वाले ये कहते हैं कि हम अर्ली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हमने वेट किया, हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की तरफ गए, तो उससे क्या हो सकता है कि जो पेशेंट है उसको सिवियर हो सकता है, कंडीशन उसकी सिवियर हो सकती है, ठीक है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आपका फेल हो सकता है। यहाँ ये हो सकता है कि एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का फर्दर अटैक हो जाए, आप उसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे रख रहे थे, उसको दोबारा से बहुत सीवियर अटैक हो जाए। और जो इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी वाले वो ये कहते हैं कि बाजुका जो ये होता है कि अगर आप अर्ली फौरन से आप वेट ही ना करो इन्फ्लेमेशन खत्म होने का, फौरन से आप कोलिसिस्टेक्टमी कर दो, तो क्योंकि अभी इन्फ्लेमेशन चल रही होती है तो एडहेजन्स होती है, इस चक्रों में आप क्या कर सकते हो, आप सराउंडिंग स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकते हो, ठीक है। तो सबके अपने अपने पॉइंट है। ओके आपने बस याद रखना है इंटरवल में और अर्ली में क्या डिफरेंस है, और थोड़े बहुत पॉइंट याद रख लेना है। ये याद रख लेना है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या चीज आती है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में एनपीओ आता है, एंटीबायोटिक्स आती हैं, आईवी फ्लूइड आते हैं, एनाल्जेसिक्स आते हैं, और पेशेंट को मॉनिटर करना होता है, बीपी, पल्स, टेम्परेचर वगैरह, ठीक है। अच्छा हाँ, ये चीज भी याद रखनी है कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पेशेंट का चल रहा था, लेकिन बाजुकात हमें एकदम से कंजर्वेटिव से सर्जरी की तरफ आना पड़ सकता है। किन केसेस में, अगर सिम्टम वर्सन हो जाए, अगर आपको बिलियरी ट्री में गैस डिटेक्ट हो जाए, गोल ब्लैडर इम्पाइमा हो जाए, या पेरिटोनाइटिस हो जाए, या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है जब गोल्डस्टोन इलियस हो जाता है, ठीक है। उन केसेस में आपको फौरन से सर्जरी करनी पड़ती है। चलें जी, अब देख लेते हैं कोलिसिस्टेक्टमी। कोलिसिस्टेक्टमी